नमस्कार दोस्तों, इंडियन अचीवर्स में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और हर बार की तरह हम एक बार फिर नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और इस बार हमने एक ऐसा टॉपिक रखा है जिसको लेकर आ, भारत काफी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में और अमेरिका में जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो बहुत महंगी हैं। और वहाँ पर हर चीज का इलाज बहुत ज्यादा ना केवल महंगा है बल्कि उसमें टाइम भी बहुत लगता है। और इसलिए इंडिया को मेडी टूरिज्म का हब भी कहा जाता है। और जहाँ तक दांतों की बात है, दांतों के मामले में भी भारत डेंटल टूरिज्म का हब बन गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लगभग हर साल भारत में 20 से 25 लाख लोग मेडिकल सर्विसेज के लिए आते हैं, और जिसमें से हमें पता चला है कि लगभग कम से कम नहीं तो 3 से 4 लाख लोग डेंटल सर्विसेज के लिए आते हैं। क्योंकि भारत में वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले मतलब 10 गुना ज्यादा रेट्स हैं। जो मैंने पता किया, अभी कल ही मेरे को एक हमारे मित्र मिले, उन्होंने डॉक्टर साहब वो मैं पहले डॉक्टर साहब से परिचय करा दूं। डॉक्टर सचिन बंसल हमारे साथ हैं, जो लगभग पिछले नमस्ते। 18 साल से, हालांकि बहुत जवान लगते हैं और लगता नहीं कि 18 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उन्होंने लगभग 20,000 के करीब अब तक सफल पेशेंट्स को सेटिस्फेक्शन दिया है। और डॉक्टर साहब, हमको ये भी पता चला है कि मैं आपको बता रहा था कि कल मेरी एक से बात हुई, तो जी, वो यहाँ पर डॉक्टर को दिखाने गए थे ट्रांस इसके जी, लिए, एक जी, इम्प्लांट के लिए, सिर्फ एक जी, दांत। जी। तो उनको उन्होंने कोटेशन दी डॉक्टर साहब 17,800 कुछ डॉलर की, और उसमें से सिर्फ $250 का डिस्काउंट दिया। तो मतलब ये मान के चलो कि 17,530 डॉलर की उनको दी, तो ये लगभग लगभग 7 लाख हो गया। हुँ। और जहां तक इंडिया की बात है, मुझे लगता है कि पूरे मुंह का इम्प्लांट कराना हो तो भी वो इससे सस्ते में हो जाता होगा शायद। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। डेंटल इम्प्लांट्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए भारत में बहुत लोग आते हैं। मिडल ईस्ट से आते हैं, यूएस से आते हैं, यूएस इधर ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, अमेरिका से इधर इंग्लैंड से आते हैं, वेस्ट से भी आते हैं और मिडल ईस्ट से भी आते हैं। मिडल ईस्ट से एक आने का कारण उनका रहता है कि वहाँ पर सुविधाएँ नहीं हैं। हम्म। लेकिन जो यूरोप से आते हैं या वेस्ट से आते हैं, उनका मेन कारण ये रहता है कि कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट अभी वहाँ पर नहीं है, या हम लोग बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं विद लेस प्राइसिंग, जो अफोर्डेबल हो जाता है काफ़ी। तो उसके लिए काफ़ी टूरिज्म है। और डेंटल इम्प्लांट जैसे आपने बताया है और आपने शुरुआत में भी बोला, खाली डेंटल इम्प्लांट नहीं, अगर हम पूरे रूप में देखें तो लगभग सभी ट्रीटमेंट्स लगभग 4 से 10 गुना सस्ती हैं इंडिया में। और जो ओके। मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो हम मैच कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप सही तरीके से, अगर आप आना चाहते हैं और आप कोई क्लिनिक चूज करना चाहते हैं और आप आते हैं, तो बड़े शहरों में जो मेट्रोपॉलिटन्स हैं, जैसे दिल्ली हुआ, बैंगलोर हुआ, मुंबई हुआ, पुणे हुआ, तो ये वो सारी सिटीज हैं जहां पर आप अगर सही तरीके से कोई डेंटल क्लिनिक सेलेक्ट करते हैं या वो डेंटल क्लिनिक सेलेक्ट करते हैं जो डेंटल टूरिज्म का काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको जो फैसिलिटीज मिलेंगी, जो डॉक्टर्स मिलेंगे, वो हो सकता है आपके नेबरहुड वाले डेंटिस्ट से भी ज्यादा फैसिलिटीज और चीजें आपको मिले। इट्स अ टाइम ऑफ डिजिटल इरा, तो सब चीजें बहुत बेहतर हो गई। जी जी, बताइए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी पता चला है, जैसे मेरी कल 1-2 दिन पहले केनिया में बात हो रही थी, अफ्रीकन जी कंट्री जो है। जी और केनिया के अगल बगल में सोमालिया वगैरह भी है। वहां जी पर बीफ खाने का बेहद ज्यादा जिसको जी कहते हैं ना चलन है। 100% लोग नॉन वेजिटेरियन है। जी तो वहां पर जी उन्होंने बताया, वो मेडिकल सर्विसेज में जुड़ी हुई है वो लेडी, उन्होंने जी बताया कि वहां पर 90% से ज्यादा लोगों के दांत बिल्कुल खराब हो चुके हैं। एक तो जी वहां पर उनको ओरल केयर कैसे करनी है उसकी भी नॉलेज नहीं है, और जी दूसरा फैसिलिटीज के नाम पर तो बहुत ही ज्यादा वो पिछड़ा हुआ जी इलाका है। जी लेकिन वहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वहां पर वो गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस वगैरह फ्री कर रखी है शायद। तो वहां पर ज्यादातर लोग, वहां के डॉक्टर उनको जर्मन के लिए हम्म, रिकमेंड करते हैं। जी। तो क्या मतलब जर्मन की टेक्नोलॉजी भारत के मुकाबले बहुत बेटर है, या क्या और वजह है? इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से कि जो केन्या या जितना भी आपका अफ्रीका है, ये सब डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशंस आते हैं।
जी। अगर हम डेंटिस्ट्री की बात करें और सरकार की पॉलिसी समझे पूरी दुनिया में, तो डेंटिस्ट्री बहुत पीछे आती है सरकार की गिनती में। सबसे पहले वो चाहते हैं कि हम जान बचाएं लोगों की, कुछ ऐसी बीमारियों से जान बचाएं कि कुछ वैक्सीनेशंस कराएं, कुछ आईसीयूज प्रोवाइड करें, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, फूड प्रोवाइड करें। डेंटल फैसिलिटीज बहुत बाद में आती हैं। हो सकता है कि सरकार या कोई कुछ पीईपी जैसा कुछ रहा हो, पब्लिक प्राइवेट फंडिंग, जिसकी वजह से कुछ ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसीज निकाली हो जिसकी वजह से वो जर्मनी में रेफर कर रहे हैं। अदरवाइज इन देशों में अक्सर ज्यादातर एक्सट्रैक्शंस पे ही फोकस रहता है, जैसा आपने बताया। तो लेकिन डॉक्टर साहब एक बात है, आपने बोला कि जी गवर्नमेंट इसको बाद में प्रेफरेंस देती है, जी जबकि एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में भी जी 85% लोग जी किसी जी ना किसी दांत की बीमारी से पीड़ित हैं। जी और जी अगर बच्चों का देखा जाए, 18 साल 16 साल तक के बच्चों का देखा जाए, तो उसकी भी जी परसेंटेज लगभग लगभग 45-47% है। जी। तो ये, और ये जब तक शरीर है तब तक आपको खाना खाना है, सब कुछ करना है, दांत अच्छे होने चाहिए। तो ये इतने इग्नोरेंस के पीछे क्या वजह है? सर वही है, मैं वही बात थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। क्या है कि ये एक विडंबना है कि हम भी एक डेवलप्ड नेशन में आते हैं। वी आर नॉट डेवलप्ड, वी आर डेवलपिंग नेशन। तो डेवलपिंग नेशन में अब उनकी प्रायोरिटीज अलग हो जाती हैं। उसको पहले रोटी कपड़ा मकान देना, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और डेंटिस्ट्री पर सरकार खर्च नहीं करना चाहती क्योंकि डेंटिस्ट्री पे खर्चा भी बहुत होता है। कभी भी आपने देखा होगा कि कोई भी अगर प्रोटेस्ट निकल रही है, कुछ भी निकल रहा है, तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे पास डेंटल इंश्योरेंस नहीं है इसलिए हमने प्रोटेस्ट निकाली। हमेशा यही हम्म। रहेगा कि जी फैसिलिटीज नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, घर नहीं है, महंगाई है, ये सब चीजें होंगी, लेकिन डेंटल के लिए कभी प्रोटेस्ट नहीं निकाली। तो इंडिया का बिल्कुल। इतना बड़ा टूरिज्म भी है, सब कुछ है, डेंटल टूरिज्म, स्टिल सारा का सारा सेक्टर एक रॉबस्ट सेक्टर, सब प्राइवेट सेक्टर है। अगर 100 रुपया खर्च होता है इंडिया में, तो 99.9 रुपया प्राइवेट सेक्टर खर्च करता है डेंटिस्ट्री में। सरकार अभी जब ओके। बाकी सब चीजें कर लेती है तो शायद उसके बाद ये सब लोग कर पाए। तो डॉक्टर साहब, आप 18 साल से इस डेंटल के पेशे में हैं। आपके यहाँ पर भी विदेशों से पेशेंट्स आते होंगे। तो जी। ज़्यादातर कहाँ से पेशेंट्स आते हैं, और वो उनकी क्या-क्या मतलब मेन दाँतों की ऐसी कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जिसको लेकर बाहर से पेशेंट ज़्यादा आते हैं भारत में? जी। मेरे पास हमारे डेंटल क्लिनिक पे जो पेशेंट्स आते हैं यूजुअली यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर, यहाँ से ज़्यादा आते हैं। और ज़्यादातर वो लोग एनआरआईज होते हैं, 90% ऑफ देम। तो उनके कोई ना कोई यहाँ रह भी रहे होते हैं, और तो फिर वो अपने कुछ प्लान्स भी इसी तरीके से बनाते हैं कि कुछ हमारा वेकेशन भी हो जाएगा, हम अपने रिश्तेदारों से भी मिल लेंगे, और कुछ डेंटल का इलाज भी हो जाएगा। तो बच्चे भी इलाज कराते हैं, बड़े भी इलाज कराते हैं। कुछ एक जो ट्रीटमेंट्स जो बहुत एक्सपेंसिव है बाहर, और जो हमारे यहाँ काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं, उनमें आता है जैसा आपने शुरुआत में बोला, डेंटल इम्प्लांट। पूरे मुंह में भी इम्प्लांट लग सकते हैं। इसके लिए पेशेंट को 2 बारी आना पड़ता है। एक बारी वो इम्प्लांट लगवा लेता है, उनके ऊपर टेम्परेरी दाँत लग जाते हैं। 3 से 6 महीने बाद जब भी उनका चक्कर लगता है, फिर वो दोबारा आकर अपना काम करा लेते हैं। उसके बाद टीथ व्हाइटनिंग या स्माइल डिजाइनिंग के लिए बहुत पेशेंट्स आने शुरू हो गए हैं। कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट जो 3 से 5 दिन में ही हो जाती है, जिसके अंदर हम वेनियर्स लगाते हैं स्माइल एनहेंसमेंट के लिए। और ज्यादातर चीजें इसी प्रकार की रहती हैं। कभी कोई पेन का पेशेंट नहीं आता है, बिकॉज जब किसी को पेन होता है तो उसको अर्जेंसी और इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होती है। तो बिल्कुल ठीक। सारे इलेक्टिव केसेस रहते हैं, जिसके अंदर इम्प्लांट्स हो गया, आपके क्राउन्स हो गए, पूरे मुंह में कैप लगानी है, या टीथ व्हाइटनिंग हो गई, स्माइल डिजाइनिंग हो गई। तो इस तरीके के पेशेंट ज्यादा आते हैं। वही यूएस, यूके, कनाडा, इधर से ज्यादा आते हैं। मिडिल ओके, ईस्ट से ओके। थोड़ा सा उनका मैं कहूँगा लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर रहता है, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो उनको देखता है, और उनको वो प्रोवाइड कराते हैं ट्रांसलेटर्स वगैरह, तो वो दूसरे हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं तो अक्सर। आपने बोला कि लगभग 90% उसमें से एनआरआईज़ होते हैं। तो जी अभी जी। मतलब विदेशों में भारत के प्रति क्या अवेयरनेस नहीं है, या कि टेक्नोलॉजी वाइज हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे, क्या वजह है? सर उसका कारण ये है कि जो हमारे एनआरआईज हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया से जुड़े हुए हैं। उनको वर्ड जी। ऑफ माउथ भी मिल जाता है। मान लो एक आदमी है जिसका पिछले से सारा बैकग्राउंड दिल्ली का है, तो वो दिल्ली में जानता है लोगों को, तो उसको एक हिम्मत रहती है कि हाँ मैं
नोन जगह पे जा रहा हूँ, अच्छा इलाज हो जाएगा। वहीं पर अगर हम किसी ऐसे आदमी की बात करें जो अमेरिकन ही है बाय ओरिजिन या कनेडियन ही है बाय ओरिजिन, तो वो लोग इंडिया ना आने की बजाय बहुत बारी प्रेफर कर लेते हैं, टर्की को प्रेफर कर लेते हैं, इजिप्ट को प्रेफर कर लेते हैं, बिकॉज वो कुछ नज़दीक भी पड़ते हैं उनके, और उन्हें वहाँ शायद, जैसा आपने बोला कि उनको शायद वहाँ ज़्यादा विश्वास भी रहता है। ओके, ओके, ओके। तो ज़्यादातर आपके हिसाब से आपने बताया कि ये जो है मेन किन चीज़ों के लिए आते हैं। जी, तो जी। उसमें जो स्माइल का है या मतलब और जो चीज़ें करानी हैं, जी, जी। उस उसमें और जो एनआरआईज़ आपने बताया आते हैं, जी। तो आपके हिसाब से कॉस्टिंग में कितना फ़र्क है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह में सब जगह एक जैसे रेट्स हैं इंडिया के मुकाबले या क्या है? कनाडा इन कंपैरिजन टू यूएस थोड़ा सस्ता है। यूके और यूएस ऑलमोस्ट सिमिलरली प्राइस्ड है। ऑस्ट्रेलिया अगेन थोड़ा सा यूएस के निस्बत सस्ता है। यूएस और यूके सबसे ज़्यादा प्राइस्ड है। और अगर हम लोग ट्रीटमेंट्स की बात करें तो जैसा आपने अभी शुरुआत में ही बताया कि एक डेंटल इम्प्लांट जो लगभग इंडिया में आप मान के चलिए 25-30 हज़ार रुपए से एक अच्छा इम्प्लांट लग सकता है। 30 हज़ार रुपए का मतलब हुआ कि लगभग $300। तो ठीक है। 300-350 डॉलर्स, वही काम जब आपका ऑस्ट्रेलिया में या आपका यूएस में होता है तो $3000 तक चला जाता है। सिमिलरली अगर हम स्माइल डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हम एक विनियर अगर 10-12 हज़ार रुपए का लगा रहे हैं, जो फिर वही $100-150 के आसपास हो गया। तो वही जब काम आपके यहाँ होता है, आपका यूएस में इधर होता है, तो वो अगेन 10 टाइम्स चला जाता है। वो चला जाता है आपका लगभग 4500 से लेके $6000 तक। ओह! अच्छा। हुँ। 450 to 600। अच्छा, यहाँ पर वैसे डेंटिस्ट हैं भी बहुत कम, इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली है नहीं। जैसे मैंने अमेरिका में बहुत शहरों में गया हूँ मैं, हम्म, मुझे इतने ज़्यादा नहीं दिखे। हम्म, और यहाँ पर भी क्या है कि ड्रग्स वगैरह या ये कह लो कि भई यहाँ पर काफ़ी खुले में मिलता है। तो मैंने हम्म, ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पर भी लोगों को दाँतों की काफ़ी प्रॉब्लम है। और हम्म, यहाँ पर एक सर्वे के हिसाब से यहाँ पर भी 80% से ज़्यादा लोगों को कोई ना कोई दाँतों की प्रॉब्लम है। हम्म, और उस हिसाब से अवेयरनेस यहाँ पर भी नहीं है इतनी। अगर आप हम्म, जैसे इंडिया में बोला कि गवर्नमेंट के लिए भी प्रायोरिटी रोटी, हम्म, कपड़ा और मकान होता है, तो हम्म, यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ है, हम्म, जिसको लेकर के भई दाँतों के प्रति लोग सीरियस हैं। इवन यहाँ तो ये भी नहीं पता कि हाँ भाई बेसिक तरीका क्या है दांतों को साफ रखने का, उसकी सफाई करने का। उसको लेकर भी अब जब से यूट्यूब आया उसको लेकर भी बहुत सारी नई नई चीजें सामने आ रही हैं। तो अब देखने वाला इतना कंफ्यूज है, उसको ये नहीं पता चलता कि भाई मैं क्या, कौन सा तरीका अपनाऊं। कोई कहता है correct। कि रिस्ट से करना चाहिए, कोई कहता है कि एल्बो से करना चाहिए, कोई कहता है इलेक्ट्रिक करना चाहिए, कोई कहता है कि मैनुअल करना चाहिए। अब इन चीज़ों को लेकर भी बहुत ज़्यादा, या तो ये कह लो कि टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों के अंदर इतने कन्फ्यूज़न पैदा कर दिए हैं कि वो डॉक्टरों के पीछे भागे। या ये है कि भई अभी तक वो जागरूकता नहीं थी जो अब आनी शुरू हुई है। आप क्या कहते हो इस मामले में? हाँ, ठीक है। दोनों ही बातें हैं। यूएस वगैरह में आपकी नेशनल हेल्थ स्कीम्स चलती हैं, यूके में चलती हैं, जो कुछ चीज़ें आपकी कवर करती हैं, जैसे ओरल हाइजीन वगैरह वो सब कवर करते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे आपके ट्रीटमेंट बढ़ते हैं, महँगे ट्रीटमेंट होते जाते हैं, तो वो पार्टली कुछ एक इंश्योरेंसेज़ उनको कवर करती हैं, जो एशियन कंट्रीज़ में अभी नहीं है। बाकी रही बात के अवेयरनेस की, तो अभी जो कन्फ्यूजन एक आ गया है, वो आपकी बात सही है कि एक तो इतना ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है, जितना हम प्रोसेस कर नहीं पाते उससे ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है। और इसके पीछे कहीं न कहीं एक मार्केटिंग और एक कमर्शियलाइज़ेशन का भी बहुत बड़ा असर है। क्योंकि आप एक देखिए कि आज आप अगर कुछ भी अपना कोई भी आप मल्टीमीडिया चैनल खोलेंगे तो आपको पता चलेगा एक अच्छे ब्रांड का टूथपेस्ट या टूथब्रश आज आया है। 15 दिन बाद वही ब्रांड एक और नया टूथपेस्ट या टूथब्रश लॉन्च कर देता है। फिर और 2 महीने बाद फिर एक और लॉन्च कर देता है। तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भई मैं क्या करूँ? आप सुपरमार्केट जाते हैं, आप सोचते हैं कि मैं बेस्ट ब्रश यूज़ करूँ, जिससे मेरे दाँत बेहतर बने रहें, मैं बेस्ट टूथपेस्ट यूज़ करूँ। तो बेस्ट की डेफ़िनेशन एक आम आदमी की भाषा में क्या हो जाती है? महँगा। जो भई ये सबसे ज़्यादा महँगा है, तो इसका मतलब इसमें कुछ ख़ास चीज़ होगी। ख़ास ही चीज़ तो होगी।
हाँ, तो यही इसी चीज का फायदा उठाकर कंपनीज हमें बॉम्बार्ड करते हैं इतनी इंफॉर्मेशन के साथ कि हमें ये नहीं पता कि हम क्या खरीद रहे हैं। 2 रुपए की जो चीज आनी थी उसके हम 10 रुपए दे रहे हैं, वो भी ठीक है नहीं है, तरीका बता नहीं रहे हैं ब्रश कैसे करनी है, सामान बेचे जा रहे हैं। तो मैं इसमें थोड़ी सी चीजें बताऊंगा। जो डेंटल हाइजीन है वो बेसिकली हम 3 तरीके से अपनी कर सकते हैं। 3 हमें चीजें चाहिए होती हैं, जिसके अंदर आपकी होगी एक ब्रश, एक डेंटल फ्लॉस, एक माउथ वॉश। इसको भी करने का एक तरीका होता है कि बाई चांस अगर आप तीनों चीजें यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फ्लॉसिंग करनी चाहिए। फ्लॉसिंग के अंदर भी 2 चीजें आती हैं। एक आपका डेंटल फ्लॉस आता है, आपका थ्रेड, जो आपके दांतों के बीच में आप उसको स्क्रैप करते हैं, मूव करते हैं, स्लाइड करते हैं, जिससे प्लाक स्क्रैप हो जाता है। फिर आपका आता है एक और फ्लॉसर, वो बोलता है वाटर फ्लॉसर। वो आजकल बहुत चलन में है, वो भी अच्छी चीज है। जो लोग अपना हाथ इतना नहीं चला सकते, एजिड हैं, या दांतों के बीच में गैप है, या क्राउन्स लगा रखे हैं, तो उनके लिए बेस्ट चीज है डेंटल वाटर फ्लॉसर, जिसके अंदर आपका पानी आता है प्रेशर के साथ, और उससे आप पानी के प्रेशर से आपके दांतों के ऊपर के डिपॉजिट्स हट जाते हैं। पहले आपने फ्लॉसिंग किया, फ्लॉसिंग से आपके दांतों के बीच में अगर कहीं कुछ अटका था तो वो डिसलॉज हो गया। उसके बाद आपने ब्रशिंग की, जिससे कि वो फ्लश हो जाए। ब्रशिंग करने के बारे में थोड़ी चीजें बताता हूं। अब कौन सी ब्रश यूज करनी चाहिए? ब्रश सिलेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसके ब्रिसल्स। ब्रिसल्स और उसका हेड। ब्रश का हेड छोटा होना चाहिए, ब्रिसल्स सॉफ्ट होने चाहिए। और कोई भी अच्छी कंपनी का आप यूज कर सकते हो। आजकल बड़े जिग जो आते हैं, ये यहाँ चले जाएंगे, डीप क्लीनिंग होगी, वो सब सामान बेचने का तरीका है और कुछ नहीं है। आप सीधा साधारण टूथब्रश यूज कर सकते हो, सॉफ्ट ब्रिशल्स, छोटा हेड, उसके ऊपर पी साइज्ड आप टूथपेस्ट लगाइए, पूरे मुंह को 4 हिस्से में डिवाइड कर दीजिए, हर हिस्से में आप अपनी ब्रश चलाइए। और जैसा भी आपने बताया कि हमारे हाथ में 3 जॉइंट्स हैं, कंधा, कोहनी, एल्बो और रिस्ट। तो सबसे ज्यादा प्रेशर हम लगाते हैं कंधे से। कई बार लोग हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग जी करते हैं, जी तो जी। यहाँ पर कोहनी भी लॉक्ड है, रिस्ट भी लॉक है, प्रेशर आ रहा है कंधे से, तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर है। ब्रश आपकी घिस जाएगी, आप नहीं ले लेंगे। दांत आपके घिस गए, आप कहाँ से लाएंगे? तो जो आइडियली आपका काम है वो आपका है रिस्ट मोशन, कि आप कोई कलर्स नहीं खा रहे हैं, होली के रंग नहीं खा रहे हैं, आपको सिर्फ इशारा करना है, कहीं दांत पर कुछ है तो वो निकल जाए। इसी तरीके से 4 हिस्से में आप अपने मुंह को डिवाइड कीजिए। हर हिस्से में हर दांत को कवर कीजिए, उसका हर सरफेस। लगभग 30 सेकेंड्स एक क्वाड्रेंट में लगेंगे। ऐसे आपने अगर डिवाइड कर लिया तो 30 30 30 30 2 मिनट में हो गया। उसके बाद जो टूथपेस्ट आपने उस पर यूज किया वो फ्लोरिडेटेड यूज कीजिए। इसके अलावा और ज्यादा चीजों में मत घुसिए आप। उसके बाद जब आप जाते हैं माउथ वॉश के लिए, तो आपको ख्याल रखना है कि आप फ्लोरिडेटेड माउथ वॉश यूज करें, अच्छी बात है। और ब्रशिंग से टूथ माउथ वॉश के बीच में कम से कम आधा घंटा का आपको गैप देना। अगर आपने फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट से ब्रश किया और उसके तुरंत बाद आपने कुल्ला कर लिया माउथ वॉश से अच्छे तरीके से, तो जितना फ्लोराइड टूथपेस्ट ने आपके दांत को देना था वो सारा फ्लश होके आपके वॉश बेसिन में चला गया। तो इसलिए वो आधा घंटे का गैप जरूरी है। इस तरीके नहीं से नहीं आप कर सकते डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा बताएं। माउथ वॉश मतलब क्या है? ब्रशिंग जैसे करी उसके बाद तो ब्रशिंग पेस्ट लगा हुआ वो तो धोना ही होता है ना? हैं। हाँ जी, कुल्ला आप करेंगे, हाँ लेकिन हाँ। बहुत बारी लोग माउथ वॉशेस भी यूज करते हैं ना। ओके 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 हाँ ओके। हाँ, अगर आप माउथ वॉश यूज कर रहे हैं तो अल्कोहल फ्री यूज कीजिए, फ्लोरिडेटेड यूज कीजिए। और माउथ वॉश आपको कम से कम ब्रशिंग के आधा घंटे बाद करना। ओके ओके, अच्छा नहीं तो जरूरी आपका है माउथ वॉश टूथपेस्ट, करना? नहीं नहीं नहीं, बहुत जरूरी नहीं है। अगर आप ब्रशिंग अच्छी करते हैं, अनलेस अनटिल ये कुछ इंडिकेशन नहीं है, आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट नहीं किया, तो आपको आवश्यकता नहीं है। सब हम्म। केमिकल्स हैं, बचना चाहिए जितना बच सकते अच्छा, एक भ्रांति हो रहा है डॉक्टर साहब के, अगर हम देखें सेलिब्रिटीज को देखें, जरूरी हैं। नहीं है जी वो सिर्फ फिल्मों के हों, चाहे कोई भी जी फील्ड के सेलिब्रिटीज हों, उनके जी दांत अलग तरीके से चमकते हैं। उनके जी। नेचुरली वाइट होते हैं या वो डेंटिस्ट लोगों का सहारा लेते हैं? क्या है इसके पीछे कहानी, क्या है? जैसा मैंने बताया ना कि बड़े सारे लोग स्माइल डिजाइनिंग के लिए आते हैं, जी। तो इसी तरीके से, क्योंकि उनका ये वर्क स्फीयर हो जाता है, उनके लिए जरूरी है। उनके हम्म, लिए तो उनका जो एक प्रोफेशन है उसकी एक क्वालिफिकेशन है उनकी स्माइल सुंदर होना। तो वो हम्म, लोग डेफिनेटली डेंटिस्ट का भी सहारा लेते हैं, कुछ कॉस्मेटिक सर्जरीज भी कराते हैं, कुछ लिप पे काम कराते हैं। और दांतों को हम विनियर्स से बहुत कम समय में 3 से 5 दिन के अंदर
जो आप कलर चाहें, जो आप शेड चाहें, जितनी आप शाइन चाहें, जैसी आप शेप चाहें, वैसा आप कर सकते हैं। अच्छा, डेंटल विनियर्स लोग कराते हैं ज्यादातर। तो उसमें कितना खर्चा आता है? सर डेंटल विनियर जो इंडिया में होते हैं, अच्छे डेंटल विनियर्स, एक डेंटल विनियर अच्छे क्लिनिक पे 10 से 15 हज़ार रुपए में होता है। और अच्छा। यूजुअली जब ये किए जाते हैं तो कम से कम 6 या 8 किए जाते हैं, क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे ऊपर के कम से कम 6 से 8 दांत दिखाई देते हैं। जी। तो उससे आपके दांतों पे अगर कोई धब्बा है, या दांतों का शेप ठीक नहीं है, दांतों का कलर ठीक नहीं है, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। तो इसकी लाइफ कितनी होती है, जैसे आपने एक बार किया ही? हाँ, डेंटल विनियर्स दे आर जस्ट लाइक ग्लास। ग्लास जो है एकदम नाजुक होता है, ब्रिटल होता है, जरा सा भी कुछ लगा टूट जाएगा। लेकिन वही ग्लास आप जब बिल्डिंग में फिक्स कर देते हैं तो वो सालों साल चलता है। तो इसी तरीके से विनियर जो हम लगाते हैं वो पोर्सिलिन के बने होते हैं। उनकी थिकनेस मैक्सिमम 0.5 to 0.8 mm की हम रखते हैं, जो बहुत कम है। अच्छा, लेकिन एक बार ही जब ये लग जाते हैं तो ये चलते हैं कम से कम भी 5 से 10 साल। अच्छा, अच्छा। जी जी। तो जो आपने बताया कि सेलिब्रिटीज के लिए जरूरी होता है, ये अब जी क्या आम लोगों में भी इसके बारे में अवेयरनेस आ रही है कि दैट दे आर आल्सो लुकिंग फॉर द वाइटनेस, मोर वाइटनेस इन द बेटर स्माइलिंग, ऐसा भी कुछ है क्या? सर, इसका सारा या अभी क्रेडिट उतनी जाता है, अवेयरनेस नहीं आई है? इसका सारा क्रेडिट जाता है हमारे फोन्स पर। आप कोई भी फोन उठाएंगे, आप कोई भी आज फोन का ऐड देखेंगे, तो वो अपने फोन में, फोन पहले होता था बात करने के लिए, मोबाइल फोन। अब वो फोन होता है फोटोग्राफ लेने के लिए। तो जब वो फोन के फीचर बताते हैं, तो वो फोन के फीचर में ये नहीं बताते कि इससे अच्छी कनेक्टिविटी होगी, आप अच्छी बात कर पाओगे। वो कहोगे इससे बहुत अच्छी फोटोग्राफ आएगी। तो सभी हम्म। लोग आजकल फोटोग्राफ सेवी हो गए हैं। मैं उनको बोलता हूँ सेल्फी पेशेंट्स। और क्योंकि सब लोग आपस में कनेक्टेड हैं, इट्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म नाउ। अब आप यूएस में बैठे हैं, मैं इंडिया में बैठा हूँ, हम बातचीत कर रहे हैं इतना आराम से। तो सब लोग सब कुछ देख रहे हैं, एंड एवरीवन वांट्स टू बी देयर। मतलब वो हम्म। अपने आप को सेलिब्रिटी ही मानता है ना। हम नहीं माने, लेकिन वो मानता है। तो ठीक डेफिनेटली बात। सब लोग चाहते हैं कि उनकी स्माइल सुंदर हो, वो सुंदर लगे देखने में। तो डेंटल विनियर्स हैव पिक्ड लाइक एनीथिंग इन इंडिया। हर रोज हम कोई ना कोई विनियर कर रहे होते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल, आखिरी सवाल, जी जी, कि जो पूछिए। मेट्रो शहर हैं या बी ग्रेड के शहर हैं, जैसे पुणे हो गया, बेंगलोर, दिल्ली वगैरह, यहाँ जी तो फिर भी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। जी आपके जी। हिसाब से अभी पूरे भारत में कैसी स्थिति है डेंटल सर्विसेज को लेकर? और जो विदेशों से लोग आते हैं वो सिर्फ क्या मेट्रो सिटीज में ही जाते हैं, या कि अब सब जगह ही जाना पसंद करते हैं? क्योंकि ये तो है नहीं कि एनआरआई सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास से ही हैं बाहर। वो तो दुनिया जी के हर, भारत के हर कोने से हैं बाहर। जी। तो वो क्या स्पेशली उनको इन बड़े शहरों में आना पड़ता है, या उनके अपने शहरों में भी ये सुविधाएं अवेलेबल है? सर, धीरे धीरे डेंटल फैसिलिटीज बहुत बढ़ रही हैं। पहले 8-10 साल पहले तक आप डेफिनेटली कह सकते थे कि टियर 1 सिटीज या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही ये सारी सुविधाएं थी। अब धीरे धीरे सुविधाएं फैल रही हैं। बट डेफिनेटली जो आपको क्वालिटी का वर्क और जो कॉम्पिटिटिव नेस आपको इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, अफोर्डेबिलिटी एंड रिसेप्शन जो आपको मेट्रोपॉलिटन्स में मिलती है, वो अभी भी आपको टियर 2 सिटीज में नहीं मिलेगी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, एनआरआईज बहुत सारे आते भी हैं। तो एक वर्ड ऑफ माउथ भी चलता है, जो जहाँ पर जी। उनके परिवार वाले रह रहे हैं, वो जहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वो वहाँ सजेस्ट करते हैं। फिर ऐसे में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा चलन इसका भी है कि आपको अच्छे स्पेशलिस्ट आपको आप अपने क्लिनिक पर बुला भी सकते हैं। तो ऐसे में हम्म। स्पेशलिस्ट ट्रेवल भी करते हैं और उन्हीं के क्लिनिक पर भी काम हो जाता है। बट यस, स्टिल जो काम आपका मेट्रोपॉलिटन्स में हो सकता है जितनी स्विफ्टनेस के साथ, बिकॉज इसमें कनेक्टिविटी का भी बहुत बड़ा खेल है। क्योंकि आपने कोई हम्म। साइज लिया, आपने कोई क्राउन बनवाना है, कुछ भी करना है, तो दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई जिस तरीके से कनेक्टेड है हर जगह से, वैसे सब लोग नहीं कनेक्टेड है। हम्म। तो आपके हिसाब से डॉक्टर साहब, ये कितने अगर हम पैसे के हिसाब से देखें तो ये जो डेंटल टूरिज्म है, ये वर्थ कितने करोड़ रुपए की होगी मार्केट, ईयरली बेस पर अगर हम देखें? सर, अभी आपने बताया कि लगभग 25 लाख के आसपास लोग जा रहे हैं उसके लिए, टोटल ईयरली मेडी मेडिकल के लिए। टूरिज्म। और जी। उसके अंदर आपने बताया कि 2 से 3 लाख लोग जा रहे हैं डेंटल टूरिज्म के लिए। डेंटल के लिए। ठीक है ना। तो अगर 2-3 लाख लोग अगर डेंटल टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, तो आप एवरेज टिकट साइज भी अगर लगाते हैं,
तो आप आराम से 3-4 लाख रुपए का पकड़ सकते हैं। जी जी जी। एक आदमी इतना तो काम कराएगा ही। कराएगा ही तो कराएगा। उस हिसाब से आप मान के चलिए कि कम से कम 400 से 500 करोड़ की तो डेफिनेटली है। हम्म। तो और कोई कोई खास जानकारी डॉक्टर साहब देना चाहें जो की जानकारी हो, जो लोगों के लिए वाकई बहुत अच्छी हो? अच्छा जी। ब्रशिंग टेक्निक होगी। एक आपने बीच में बात करी थी मैनुअल ब्रश और इलेक्ट्रिक टूथब्रश का। ये जी भी जी बहुत जी। सवाल आ रहा है बिकॉज कंपनियां इलेक्ट्रिक टूथब्रश बना रही हैं एंड दे वांट टू सेल इट आल्सो। तो जो इलेक्ट्रिक टूथब्रश का पहले इजाद हुआ था, इनोवेशन हुआ था, वो हुआ था कि बुजुर्गों के लिए, हैंडीकैप्स के लिए, कि वो कर नहीं पाते हैं तो कुछ ऐसा हो जो अपने आप चले। जी लेकिन जी जी। आजकल ये बहुत चल गई हैं। और सिंगल लाइन में अगर मैं बोलूं तो इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस आर स्लाइटली बेटर देन मैनुअल टूथब्रशेस, क्योंकि मैनुअल टूथब्रशेस के साथ सब लोग उस तरीके से उसको मैन्यूवर नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है कि आजकल जो इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस आ गई हैं उनमें सेंसर्स आने लग गए हैं कि अगर आप ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ब्रश रुक जाएगा। अच्छा। लोग ब्रश कम करते हैं या ज्यादा करते हैं तो उनमें टाइमर्स आ जाते हैं 2 से ढाई मिनट 3 मिनट के, तो ब्रशेस रुक जाती हैं उसी समय के 2 से 3 मिनट हो गए, आज ब्रशिंग हो गया। लेकिन पैरेलली अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव वे में अच्छी ब्रशिंग करना चाहते हैं और आपको जानकारी है तो मैनुअल ब्रशेस आर आल्सो गुड इनफ। बट अदरवाइज ओवर एंड ऑल देखा जाए कन्वीनियंस के हिसाब से, बेटर ब्रशिंग के हिसाब से, तो इलेक्ट्रिक ब्रशेस आर गुड। बट स्टिल इन इंडिया वी आर नॉट स्टिल गेटिंग वेरी गुड इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस जिनके ब्रिसल्स सॉफ्ट हो। अभी वो कुछ भी बैटरी डालकर बेच रहे हैं। तो ओके। एक ये इस चीज पे ध्यान दे सकते हैं। और टूथपेस्ट सिलेक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ 30 सेकेंड्स में। जी जैसे टूथब्रश के बारे में बताया, टूथपेस्ट जो भी है हमारे, हम जब भी ब्रश करते हैं तो एक फोम बनता है। फोम जिस भी चीज में बनता है तो इसका मतलब उसमें साबुन है। तो अभी पिछले 18-20 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो 15 साल पहले, 18 साल पहले एक अच्छा इंग्रेडिएंट माना जाता था टूथपेस्ट में, 10-12 साल बाद स्टडी आ जाती है कि नहीं ये तो कार्सिनोजन है, ये जी तो जी। नहीं यूज करना चाहिए। तो चीजें चेंज होती जा रही हैं। तो मैं आपके सभी व्यूअर्स को रिकमेंड करूंगा कि आप टूथपेस्ट, एक ही टूथपेस्ट हमेशा यूज ना करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दीज आर केमिकल्स। जी इनफैक्ट जी। हमारे डेंटल स्कूल में तो ये बोला जाता था कि टूथपेस्ट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टेस्ट। तो आप अपना टूथपेस्ट हमेशा चेंज करें, अच्छी कंपनी का लें और उसमें फ्लोराइड हो, बस ये ध्यान रखें। उसके अलावा उसे चेंज करते रहें, सेम टूथपेस्ट के साथ ना रुके, ताकि एटलीस्ट एक सेम केमिकल आप ज्यादा टाइम तक ना यूज कर रहे हो। जी। और सेम अगर आपको माउथ वॉश यूज करना है तो माउथ वॉश में एक चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है कि आपका माउथ वॉश अल्कोहल फ्री होना चाहिए, वरना वो आगे जाके आपको बहुत तकलीफ दे सकता ओके ओके। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बेहतरीन जानकारी दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा और बाहर से। और मुझे लगता है कि आज इस बार हमारे को काफी क्वेरीज आने वाली है और हो सकता है डॉक्टर साहब आपको कुछ बिजनेस भी मिलेगा इसमें। है। बहुत अरे बहुत धन्यवाद थैंक यू। आपका। थैंक यू। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू।